हेलो एवरीबडी, आई एम अक्षी गिल। मैंने अभी यूपी PCSD 2022 क्लियर किया है और उसमें मेरी 36 रैंक है। तो हमेशा से मैं DKT के वीडियोस वगैरह देखती थी और वो हेल्पफुल होते थे। उसमें काफ़ी टॉपर्स और बाकी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के जो वीडियोस होते थे उससे मुझे काफ़ी टिप्स मिलते थे। तो आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि DKT ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके थ्रू आप सब तक अपनी कुछ बातें, कुछ टिप्स वगैरह पहुंचा सकूं, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सब लोग। तो पहले DKT को बहुत बहुत थैंक्स। और उसके बाद मैं अपनी जर्नी से शुरू करना चाहती हूँ कि पहले मैंने अपना जो स्कूलिंग किया था, मैं अमरोहा से हूँ विच इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट यूपी, और मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल गजरौला से की है। फिर मैंने क्लैट दिया था और आई वेंट टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ। फिर वहाँ से उसके बाद ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट करने के बाद मैं दोबारा अपीयर हुई क्लैट PG में, और AIR 128 आने के बाद मुझे फिर से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ अलॉट हुआ फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। मैंने वहाँ से अपना ये LLM कंप्लीट करने के बाद अभी 1 साल पूरा प्रेपरेशन को दिया, और इस बीच मैंने गुजरात जुडिशरी का भी अटेम्प्ट दिया था। वहाँ आई वेंट फॉर द इंटरव्यू बट आई कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। और फिर मेरा ये यूपी में फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई कर लिए हैं थैंकफुली। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। उसमें सबसे पहले शायद सिलेबस आता है। जैसे सिलेबस में हम 3 स्टेजेस में उसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स, जैसा आप जानते हैं, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में 300 मार्क्स का लॉ होता है और 150 मार्क्स का GS होता है। तो 300 मार्क्स में ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि लॉ की ज़्यादा वेटेज है, और जो 150 मार्क्स का GS है उसमें भी 9 माइनर लॉज ऐड किए गए हैं। तो इसलिए हमें लॉ पे काफ़ी फोकस रखना है, पर एट द सेम टाइम हमें GS को भी पीछे नहीं छोड़ना, उसको भी हमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा लेकर चलना है। 1 दिन या 2 दिन में GS प्रिपेयर नहीं हो सकती है, तो इसलिए शुरू से ही थोड़ा थोड़ा उसको बिल्ड करते चलें। और प्री के लिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें लॉ के लिए क्या करना है प्रीलिम्स के लिए। तो लॉ के लिए हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स के लिए बेरैक्स, और उसके बाद MCQs, जो कि आप सिंघल्स या OP त्रिपाठी जैसी किसी बुक से कर सकते हैं। MCQs में कंपाइलेशन होता है पिछले सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस का, जो भी डिफरेंट स्टेट्स में आए हुए हैं। इससे आपको हेल्प मिलती है, पता चलता है कि कैसे किसी टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। उसके बाद आपको ये आपका बेरैक्स और MCQs का हो गया प्रीलिम्स के लिए। अगर आपके पास बहुत वक्त है तो आप एक बार अपने जो नोट्स हैं वो उनको आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने ऐसा अपने दूसरे एक वीडियो में भी बोला था कि आपको वहाँ पर 450 में से 450 मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं, आपको अबव एवरेज अपना वहाँ पर परफॉर्मेंस दे के आना है। तो अगर आप कुछ क्वेश्चंस नहीं भी कर पाएंगे तो इट्स ओके। जो क्वेश्चंस सब लोग कर पा रहे हैं उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको वो कवर करने हैं। उसके बाद हम अगर GS पर चले तो GS में थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल है, उसका एरिना, और काफ़ी अनडिफाइंड है, तो पढ़ाई भी मुश्किल हो जाती है। पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे स्टैटिक GS के लिए आप लूसेंट रेफर कर सकते हैं, और घटना चक्र ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। आप कुछ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसी मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए घटना चक्र एक आती है, MCQs का कंपाइलेशन होता है, उसको आप पढ़ सकते हैं, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। फिर आप सारे सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश मत करिएगा कि आप मतलब हिस्ट्री भी कर रहे हैं, ज्योग्राफी भी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सब कुछ नहीं पॉसिबल है। तो उसमें ट्राई टू चूज योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री तो देखिए कर लेते हैं सभी लोग, फिर पार्ट भी काफ़ी होता है हिस्ट्री का, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, हिस्ट्री करिए। पॉलिटी आप कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ स्टूडेंट्स को आती ही है, तो पॉलिटी करिए। उसके अलावा मुझे जैसे इकोनॉमिक्स नहीं पसंद था पर ज्योग्राफी थोड़ा बेटर लगता था, तो आई ट्राई टू कवर ज्योग्राफी इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक्स,
तो आप यही करिएगा कि उसमें चूज करके पढ़ाई करिए। फिर माइनर लॉज जो ऐड हुए हैं उसका जो पढ़ने का तरीका है वो सिर्फ बेरैक्ट्स है कि आप यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस आजकल हेल्पफुल पड़ी हुई होती हैं और उनमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे माइनर लॉज में वो आपको बताते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, तो आपको वही कवर करना है। यू आर नॉट सपोज टू कवर ईच एंड एवरी सेक्शन फ्रॉम दोज माइनर एक्ट्स। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। द वेरी मतलब ऐसे बहुत पतले से एक्ट्स हैं, छोटे छोटे से, आप कवर कर सकते हैं उन्हें। उसके अलावा ये प्रीलिम्स हो गया, शायद मैंने जीएस कवर कर लिया, लॉ कवर कर लिया। फिर नाउ वी आर मूविंग ऑन टू मेंस। मेंस में इट्स ऑल अबाउट हाउ यू राइट योर आंसर्स, हाउ वेल यू प्रेजेंट देम देयर। आप कितना याद कर पाते हैं, कितना अच्छे से उसको वहाँ प्रेजेंट कर पाते हैं। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको अपनी बेरैक्ट्स करनी है। देखिए बेरैक्ट्स आपको हर जगह करनी है, आपको प्रीलिम्स में भी बेरैक्ट्स चाहिए, आपको मेंस में भी चाहिए, और आपको इंटरव्यू में भी फोकस करना है बेरैक्ट्स पर ही। मेंस के लिए बेरैक्ट्स पर ध्यान दीजिए और उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स जो आप अपने मेंस के लिए बनाएंगे या जो भी डिटेल्ड नोट्स, जो भी जैसा भी आपको अच्छा लगता है पढ़ाई करना, वो नोट्स आप रेफर कर सकते हैं। और वो जो नोट्स हैं वो या तो आपके कोचिंग के थ्रू बने हुए होंगे या फिर आप अपनी कुछ डिटेल्ड जो रेफरेंस बुक्स होती हैं सारे सब्जेक्ट्स की, उन बुक्स में से आप देखकर बना सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हुए। उसके साथ साथ पास्ट ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि मेंस में जो मैंने पास्ट ईयर पेपर्स यूपी के 1991 से 2018 तक सॉल्व किए थे वो सीएलपी की बुक से किए थे, तो आप सीएलपी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है। और उससे देख सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन रहे हैं हर साल, इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हो पा रहे हैं हर साल, क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो पास्ट ईयर पेपर्स विल हेल्प। तो ये आपका लॉ हो गया मेंस का। जो जीएस होता है मेंस का वो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर एज प्री, आपको जीएस में ऐसा कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है। माइनर एक्ट्स में प्री में देखिए आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उन्हीं प्रोविजंस से, और मेंस में आपको उन्हीं प्रोविजंस से आपसे डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो प्रिपेयर दैट वे, उतना आप लोग कर लेंगे। फिर ये मुझे लगता है मेंस की बात है। इसके साथ साथ मुझे एक पॉइंट ऐड करने के लिए बोला गया था कि मैं आंसर राइटिंग के बारे में भी आप लोगों को बताऊं। तो आंसर राइटिंग मेरा थोड़ा हमेशा से एक स्ट्रेंथ रहा है और वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ता है थ्रू आउट द ईयर्स ऑफ प्रेपरेशन। तो जैसे कॉलेज में भी आई यूज टू ट्राई टू राइट गुड आंसर्स जब भी मैं अपने एग्जाम में पेपर्स लिखती थी, और उसके साथ साथ मैंने रिसर्च पेपर्स वगैरह पे ध्यान दिया। तो आप ऐसी कुछ चीज़ें शुरू से लेकर चल सकते हैं, पर अगर मान लीजिए कि आपने ये सब नहीं किया है और आप अभी प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी प्रेपरेशन के दौरान हर दिन एक एक दो आंसर्स लिख कर देखते रहें। अगर आप एक साल तक एक एक दो आंसर्स लिख कर देखते रहेंगे रोज़ बहुत अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपकी आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी आगे आपको। अब आंसर्स कैसे लिखने होते हैं ये मैं आपको एक बार आपसे शेयर करती हूँ। तो जैसे कोई क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें आप पहले अपने दिमाग में बहुत जल्दी से ये सोचेंगे कि क्या क्या सब हेडिंग्स पॉसिबल हैं इस क्वेश्चन के, इस टॉपिक के। तो पहले आप जल्दी से वहाँ पर सब हेडिंग्स सोचेंगे, फिर आप उन सब हेडिंग्स को अंडरलाइन करेंगे, फिर आप उसको डिस्क्राइब करते हुए पैरावाइज लेकर चलेंगे। तो उस तरीके से एक बहुत अच्छे फॉर्म में आंसर निकल कर आएगा। और उसमें फिर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेज में आप कोटेशंस ऐड कर सकते हैं एसेज में, या आप जैसे लॉ है तो उसमें आप रीसेंट केस लॉज ऐड कर सकते हैं। तो यू कैन ऐड सर्टेन थिंग्स टू टेक एन एज ओवर अदर्स। ये हो गया आंसर राइटिंग के बारे में। आपको लॉ के पहला सब्सटैंटिव पेपर का है, मतलब सब्सटैंटिव लॉ का पेपर है आपका पहले लॉ में, फिर आपका प्रोसीजरल है, फिर आपका लोकल लॉज है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव, सो देयर आर 6 पेपर्स। द फर्स्ट वन इज जीएस, सेकंड वन इज इंग्लिश लॉ, इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड इज हिंदी लैंग्वेज, फोर्थ इज सब्सटैंटिव लॉ, फिफ्थ इज प्रोसीजरल लॉ, सिक्स्थ इज लोकल लॉज। तो जीएस मैंने आपको बताया, प्री वाली अपनी स्ट्रैटेजी रखिए। Then as far as language, English language is concerned, that is built over the years, but still you can refer to some essays
आप अरिहंत की 151 एसेज की बुक आती है वो ले सकते हैं, या फिर आपको जो पसंद आए कोई भी किताब जहाँ से आपको कुछ बेसिक एसेज के टॉपिक्स आप जहाँ से पढ़ सकें वो। उसके अलावा जो भी रीसेंट इश्यूज़ हैं उनसे तो आपको टच में रहना पड़ेगा, वो आपके जीएस के पेपर में भी हेल्प करेंगे, ऐसे राइटिंग के पेपर्स में भी हेल्प करेंगे और आपके लॉ के पेपर्स में भी हेल्प करेंगे, तो उससे आपको टच में रहना है। फिर हिंदी के लिए भी आपको सेम बुक्स आती हैं, 221 एसेज आई थिंक ऐसे करके बुक्स आती हैं इस नाम से, तो आप वो ले सकते हैं, हिंदी निबंध की, उससे पढ़ सकते हैं। ट्रांसलेशन कर लेते हैं सब लोग, और जहाँ तक प्रेसी राइटिंग कंसर्न है वो भी हो जाता है बहुत आराम से, तो सिर्फ आपको यूट्यूब वीडियोस से देखकर उसको पढ़ने की ज़रूरत है एक बार। आपको मतलब एसेज का मैंने बता दिया, प्रेसी राइटिंग हो जाता है, ट्रांसलेशन भी आप लोग कर लेंगे धीरे धीरे देखकर यूट्यूब वीडियोस से। इसके अलावा अगर वी मूव ऑन टू सब्सटैंटिव लॉ का पेपर, तो देखिए वो जनरल एक लॉ का पेपर है जिसको मैंने आपको बताया, बेयर एक्ट्स, अपना नोट्स और पास्ट ईयर पेपर्स आधा की 3 आपको चीज़ें करनी हैं। फिर इसके अलावा प्रोसीजरल लॉ में भी सेम चीज़ है, पर प्रोसीजरल लॉ में थोड़ा सा बेयर एक्ट पर ज़्यादा ध्यान रहता है, सब्सटैंटिव लॉ में थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए, तो ये आपको डिफरेंस बना के रखना पड़ेगा। फिर जजमेंट राइटिंग भी उसमें आती है, तो उसके लिए रॉबिनजीत सिंह की एक किताब है जो कि सभी लोग रेफ़र करते हैं, तो उसको आप कर सकते हैं। और फिर जो थर्ड लास्ट चीज़ है, आई मीन थर्ड पेपर ऑफ लॉ, वो है लोकल लॉज का, तो उसमें तौसीफ़ रज़ा की एक बुक आती है, उससे आप पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह और जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो भी कंटेंट है वो पढ़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा मेंस में, कि कंटेंट अपना बहुत लिमिटेड रखिएगा, उसको बार बार रिवाइज़ करिएगा, जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छे से दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। एक पिक्चर के तरीके से, एक पिक्चर के फॉर्म में आपके दिमाग में जब चीज़ें बैठ जाएँ, तब आप सोचिएगा कि आप तैयार हैं एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। और एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा प्रेशर होता है, काफ़ी सारी एडवर्स सिचुएशंस भी होती हैं, तो वहाँ रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सब अच्छे से दिमाग में आप याद करके जाइएगा। तो लिमिटेड मटेरियल, मल्टीपल रिविजन्स, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी थ्रू आउट द जर्नी। अब आई विल कम टू इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये ध्यान रखें कि वो इट इज़ मोर ऑफ अ डिस्कशन, कोई वाइवा नहीं है, वो डिस्कशन जैसा है। वहाँ 4 बोर्ड मेंबर्स होंगे और वो लोग आपसे अलग अलग तरह के सवाल पूछेंगे। आपको इंटरव्यू के लिए सबसे पहले पर्सनल क्वेश्चंस तैयार करने हैं, अपने पूरे जो भी आपकी जर्नी रही है शुरू से उससे रिलेटेड, आपका जो भी कुछ भी पूछ सकते हैं, मुझसे एलएलएम के बारे में पूछा था तो वो पूछ लेंगे। और फिर आपको अपना लॉ बेस्ड क्वेश्चंस तैयार करने हैं, जो कि अगेन आप बेयर एक्ट से करेंगे। तो मैंने आपको बताया था बेयर एक्ट्स आर द की फॉर ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। फिर आपको थर्ड चीज़ जो करनी है बहुत इंपॉर्टेंटली, वो अपने कुछ ओपिनियंस तैयार करके रखने हैं रीसेंट कुछ मुद्दों पर, तो वो हमेशा से उस पर ध्यान दीजिएगा। कभी भी मिरर के सामने बैठ के या कैसे भी किसी भी तरह आप किसी रीसेंट मुद्दे को लेकर उस पर अपना ओपिनियन बोलने की कोशिश करें लोगों के सामने कि आप कैसे जवाब देंगे। मुझसे जैसे उन्होंने 2 चीज़ों पर पूछा था, एक तो डाउरी के ऊपर, दहेज प्रथा के ऊपर, और एक सेम सेक्स मैरिजेस का जो मुद्दा चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर पूछा था। तो वो पर्सनल ओपिनियंस पूछते हैं आपके, और वो सही होना आंसर्स बहुत ज़रूरी है कि उनको आपकी जो सोच है वो समझ आए, उन्हें लगे कि ये प्रोग्रेसिव माइंडसेट का कोई इंसान जब आगे जज की सीट पर बैठेगा तो वो न्याय करेगा सोसाइटी के साथ, ऐसा उनको वहाँ पे लगना चाहिए। तो भले ही आप लॉ के क्वेश्चंस में सॉरी बोल दीजिए, पर ओपिनियंस वाले क्वेश्चंस अच्छे रखिएगा। इंटरव्यू आई गेस इतना ही। और फिर जनरल कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, जो मैंने सोचा था कि मैं बताऊँगी सब लोगों को आपको। तो देखिए, स्ट्रगल्स हमेशा होती हैं, हर एक जर्नी में होती हैं, किसी में थोड़ी कम होती है, किसी में थोड़ी ज़्यादा, और अनसर्टेनिटी भी एग्ज़ाम्स में बहुत है। जैसे लास्ट जो साइकिल था वो 2018 में था, उसके बाद जुडिशरी जो यूपी की वैकेंसीज़ आई हैं वो अभी आई हैं, तो ये पूरा पीरियड ही बहुत अनसर्टेन और एंग्शियस रहा है सबके लिए, बहुत ही सभी को एंग्जाइटी हुई है। तो उसमें अपना आप तरीका ढूंढिए कि आपको क्या चीज़ हेल्प करती है। जैसे जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, पहले ये इशू आया था कि 11th में मैंने पीसीएम चूज़ कर लिया था जबकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था साइंस में। फिर मैंने 1 साल तक प्रिपरेशन की, IIT JEE की, और आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम मेंट फॉर।
मैं इसे कर नहीं पाऊँगी अच्छे से, और किया भी तो आई वोंट बी हैप्पी इन दिस फील्ड। तो मैंने इसलिए वो चीज़ आगे ड्रॉप कर दी। मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं कुछ ऐसा लॉ में कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो मैंने फिर क्लैट दिया, फिर आगे बढ़ी। तो वहाँ थोड़ा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा 11th-12th के टाइम पर। फिर दूसरा जो रहा है स्ट्रगल, वो बहुत कोविड के टाइम पर रहा है, जब सेकेंड वेव में आई वॉज अबाउट टू लूज़ माई मदर, बट बाई गॉड्स ग्रेस शी वॉज सेव्ड एंड शी हैज़ बीन माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था वो समय, पर ठीक है, बस ऐसे गुजर गया था वो वक्त भी। फिर पापा को नेक्स्ट ईयर पैरालिसिस हो गया। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कीप गोइंग इन योर लाइफ। आपको कभी भी प्रेपरेशन के वक्त बहुत साधारण सा सब कुछ बहुत अच्छा स्मूथ नहीं मिलेगा, बार बार अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, स्ट्रगल्स आते रहेंगे, पर आपको पहले से ही थोड़ी तैयारी करके रखनी है। आपको ढूंढना है कि क्या आपको चीज़ जो है वो हेल्प करती है स्ट्रगल्स के दौरान। तो मुझे भगवद गीता मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेल्प करती थी, और स्पिरिचुअलिटी मेरा वे आउट है कि मुझे आध्यात्म बहुत पसंद है, मुझे पूजा करना पसंद है। तो ये सब चीज़ें मुझे हेल्प करती थी। आप अपना ढूंढ लीजिएगा कुछ भी। उसके अलावा अनसर्टेनिटी ये हो गया। उसके अलावा एक चीज़ ये है कि आपको फ्रेंड्स अपने बहुत वाइजली चूज़ करने हैं। बहुत कम फ्रेंड्स रखिए, पर बहुत अच्छे रखिए, जो आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ हों और जो ग्रीफ को शेयर करने के लिए आपके साथ हों। इस तरह के फ्रेंड्स रखिए। बहुत क्लोज निट आपका ग्रुप होना चाहिए। उसके अलावा फिर ब्रेक्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आप डेली और वीकली ब्रेक्स लें। जितनी इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन और पढ़ाई है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है ब्रेक्स लेना और खुद को रिवॉर्ड्स देना वंस यू हैव अचीव्ड द टारगेट फॉर द डे। तो आप अपना डेली या वीकली कुछ भी ब्रेक्स रख सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा आई थिंक अपने खुद को, आपको जो एक नेक्स्ट पॉइंट है कि मोटिवेटिंग जो फैक्टर्स होते हैं वो आपको अपने लिए ढूंढने पड़ेंगे कि आपको कौन सी चीज़ें मोटिवेट करती हैं। किसी के लिए हो सकता है कि उसको खुद के लिए एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, या अपने पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा फाइनेंशियली उसको सब सेट करना है, या एक अच्छा लाइफस्टाइल उन्हें देना है, या बहुत इस तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। मेरे लिए मुझे लगता है कि एक ये फैक्टर था कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया है शुरू से अपनी एक पोजीशन सेट करने के लिए समाज में, तो मुझे उनको उस चीज़ के लिए रिकग्निशन दिलवाना था और मुझे बस उनको खुश देखना था। तो इसलिए मैंने इतनी मेहनत की। और दूसरा मेरे लिए शायद ये था कि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ के केपेबल हूँ कुछ करने के लिए, इफ़ आई एम केपेबल, तो मुझे समाज को वो चीज़ देनी चाहिए। मुझे समाज के लिए वो चीज़ करनी चाहिए जो मैं करने के लिए केपेबल हूँ, जैसा मुझे भगवान ने बनाया। तो ये सब चीज़ें सोच के मैंने ये सब पढ़ाई करी है। पर देखिए, मोटिवेशनल फैक्टर्स आई एम स्टिल स्ट्रेसिंग अपॉन, क्योंकि पढ़ाई आप तभी कर पाएंगे जब पीछे कोई मोटिवेशनल फोर्स होगी आपके साथ जुड़ी हुई। तो वो मोटिवेशन अपने साथ हमेशा रखिए। और आई थिंक दैट्स इट। इतना ही मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नीज़, और थैंक यू दैट DKT हैज़ प्रोवाइडेड मी द मीडियम टू रीच आउट टू यू गाइज and to help you out. So thank you so much DKT, and all the best everybody.